नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद ये वीडियो, मेरे हिंदी वीडियो भाऊ तोरसेकर के सिर्फ प्रतिवाद चैनल पर होंगे। आज का वीडियो दोनों चैनल पर जाने वाला है। 15 अगस्त के बाद सिर्फ प्रतिवाद पर ही मेरे हिंदी वीडियो होंगे। तो आज का विषय जो है वो महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का मामला चल रहा है, वो खेल करते हुए शरद पवार कैसे खुद के जाल में फंस गए, उस पर मैं आपको आज कुछ बातें बताने वाला हूं। ये छुपी बात नहीं है कि जो मनोज जरांगे पाटिल नाम के मराठा नेता है, जिन्होंने उपोषण शुरू कर दिया था मराठवाड़ा के, उनका जो गांव है अंतरवली सराटी, वहां एक उपोषण शुरू कर दिया था और वो फैलते फैलते अब बहुत बड़ा रूप उसने धारण किया है। उसके बाद आरक्षण के लिए अलग से प्रयास शिंदे सरकार ने किए, देवेंद्र फडणवीस ने उसमें मदद की थी। असलियत में हम देखें तो शरद पवार खुद को मराठा नेता मानते हैं। पिछले कुछ दशकों से शरद पवार राजधानी में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में उनको मराठा नेता माना जाता है। जैसे चरण सिंह वगैरह लोगों को जाटों का नेता माना जाता है, अखिलेश या मुलायम या लालू प्रसाद को यादवों का नेता माना जाता है। उसी ढंग से शरद पवार को हमारे देश के राजनीति में मराठों का नेता माना जाता है, स्ट्रांग मराठा। ये अंग्रेजी मीडिया ने उनको उपाधि दे दी है। ऐसे शरद पवार ने पिछले कुछ दशकों में राजनीति करते करते चालाकी इतनी कर दी कि खुद अपने ही जाल में हमेशा फंसते गए और 6 दशकों से राजनीति करते करते ना कहीं भी पहुंच पा रहे। कभी कभी तो इतनी बुरी हालत हो जाते, न घर का न घाट का। ऐसी हालत शरद पवार की हो गई है, क्योंकि हमेशा चालाकी से राजनीति नहीं होती। राजनीति में और विशेषता लोग जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, लोकतंत्र की राजनीति है, वहां हमेशा चुनाव होते रहते हैं और चुनाव में जनता का विश्वास संपादन करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी नेता की ताकत अगर कुछ कुछ होती है तो वो जनता का विश्वास जो होता है उसमें सम्मिलित होती है। जितना विश्वास ज्यादा, उतनी आपकी ताकत बढ़ी। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री होने के बाद देखते देखते 10-12 साल में नरेंद्र मोदी देश के नेता बन गए। 2014 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आ गए, लेकिन उसके 2 साल तक कोई किसी ने सोचा नहीं था कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनकी जो राजनीति यूपीए की चल रही थी, उसको चैलेंज देने वाला कोई बीजेपी का नेता हो भी सकता है। क्योंकि सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे नेता थक गए थे। लेकिन सोनिया, मनमोहन सिंह, इनके पास जनता का जितना विश्वास नहीं था, उससे भी ज्यादा विश्वास कुछ सालों में मोदी ने देश भर में पैदा कर दिया। आपको याद होगा 2004 में यूपीए सरकार बनी तो कांग्रेस के पास सिर्फ 146 सीटें थी। 2009 में 206 सीटें हो गई। उस वक्त मोदी जी राजनीति में थे भी नहीं और बीजेपी हारती रही। इस पार्श्वभूमि में अचानक से 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम आगे आ गया। उससे भी 1-2 साल पहले देश में लोकपाल का आंदोलन हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव जो थे, संत महात्मा थे, उन्होंने भी आंदोलन किया था, लेकिन उसका फायदा उठाने की क्षमता बीजेपी ने दिखाई नहीं थी। बीजेपी में थी भी नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई
विश्वास जनता का संपादन करने वाला कोई नेता नहीं था। और मोदी जी गुजरात लगातार जीत रहे थे। 2012 में तीसरी बार दिसंबर 2012 में मोदी जी ने गुजरात का विधानसभा चुनाव जीता और बड़ी संख्या में जीता, बड़ी ताकत से जीता। लेकिन इस दरमियान जितनी बदनामी मोदी की होती गई, उतना जनता का मोदी पर भरोसा बढ़ता गया। थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री, काम गुजरात के लिए करते थे, लेकिन शुरू शुरू में जिस ढंग से उन्होंने गुजरात में सरकार चलाई, तो पहले तो गुजरात की जनता का उन पर भरोसा बढ़ता गया। लेकिन जैसे कि बीजेपी के केंद्र के नेता, केंद्रीय नेतृत्व जितना दुबला होता गया, उतना ही बीजेपी के जो देश भर फैले हुए कार्यकर्ता थे, केडर था, उसका मोदी पर भरोसा बढ़ता गया। बीजेपी के कार्यकर्ता को लगा कि हाँ, अगर मोदी जैसा नेता प्रधानमंत्री की रेस में आ जाए तो हमारी पार्टी भी ऑल इंडिया जीत सकती है। उसका परिणाम हमने 2013 के मध्य में गोवा में पार्टी के अधिवेशन में देखा। कार्यकर्ता इतना जोर शोर से मोदी का नाम उठा रहा था कि आखिर में मोदी को ऑल इंडिया प्रचार प्रमुख बनाना पड़ा। और देखते देखते 6 महीने में मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़कर 242 सीटें जीत कर दिखाई। यानी वाजपेयी सरकार को 2010 साल पहले वाजपेयी सरकार को हराने वाली सोनिया गांधी और उनकी जो कांग्रेस थी, उसको जितनी सीटें वाजपेयी को हराने के लिए मिली थी, उससे 2 गुना ज्यादा सीटें अकेले मोदी जी ने 2014 में जीत कर दिखाई। 146 और 282, मानो दुगना सीटें। तो बात यह है कि जनता का विश्वास यही किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। हाँ, उस ताकत को चालाकी से जोड़ो तो अच्छी राजनीति नेता कर सकता है, लेकिन यही बात शरद पवार भूल गए। महाराष्ट्र में 6 दशकों से शरद पवार राजनीति कर रहे, लेकिन एक बार भी अपनी पार्टी को या खुद को कभी बहुमत जिताकर नहीं ला सके। कांग्रेस में थे या कांग्रेस के बाहर थे, कभी भी वो 100 सीटें भी एमएलए चुनकर नहीं ला सके। और सिर्फ 10-12 साल में मोदी ने गुजरात में 3 बार विधानसभा चुनाव जीता, बहुमत लाया और पहली बार ऑल इंडिया चुनाव में उतर गए तो लोकसभा में बहुमत लाया। तो इससे पवार को कुछ सीखना चाहिए था कि हमेशा चालाकी से सत्ता हथियाई जा सकती है, सत्ता काबिज की जा सकती है, लेकिन जनता का विश्वास जबरदस्ती से लाया नहीं जा सकता। और इसलिए शरद पवार हमेशा 2 या 3 या 10 गुटों में झगड़ा लगाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। वो जो स्टोरी है, कथा है कि बिल्ले लड़ते थे, 2 बिल्ले लड़ते थे आपस में, तो एक बंदर उसमें आ जाता है और वो जो मलाई रखी होती है उसमें से यहाँ का खाता है, वहां का खाता है, करते करते सब खा जाता है और 2 बिल्ले लड़ते रहते हैं। उसका फायदा जो उठाया जाता है, उसको राजनीति नहीं बोलते, चालाकी बोलते। तो जो बंदर चालाकी करता था, शरद पवार 5-6 दशकों से वही चालाकी करते रहे और उसको ही राजनीति बोलते रहे। और इसीलिए शरद पवार कभी महाराष्ट्र की जनता का विश्वास संपादन नहीं कर पाए और उसका परिणाम उनको लगातार भुगतना पड़ा। वो कभी भी खुद की ताकत पर ना चुनाव जीत पाए, ना पार्टी को जिता पाए। हाँ, कभी 2-3 पार्टियों में झगड़ा लगाएंगे, कभी 2-3 जातियों में, समाजों में झगड़ा लगाएंगे और उसमें मलाई निकालते रहेंगे। इतना होने के बाद भी शरद पवार आज भी उसी फिराक में लगे हुए। और इसीलिए जब बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में बढ़ गई और बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस जैसा एक तगड़ा नेता मिल गया, तो उसके खिलाफ राजनीति करने के लिए
शरद पवार ने मराठा और ब्राह्मण ऐसा झगड़ा लगाने की कोशिश की। हाँ, ओपनली आप उंगली उठाकर नहीं बोल सकते कि शरद पवार जातिगत राजनीति कर रहे, लेकिन ये आरोप खुले आम उन पर 2 साल पहले जो मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे उन्होंने लगाया था। और पिछले 2 साल में आहिस्ते आहिस्ते शरद पवार की ये जातिगत राजनीति और चालाकी सामने आती गई। 1 साल पहले जब मराठा आरक्षण का आंदोलन जरांगे पाटिल ने मराठवाड़ा में शुरू किया, तो वहां जब हिंसा हुई तो पुलिस की कार्रवाई हुई और उसका जो पूरा ठिकरा था वो देवेंद्र फडणवीस के सर पर फोड़ा गया, क्योंकि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री है। उन्होंने ही जानबूझकर मराठाओं का आंदोलन तोड़ने के लिए पुलिस का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये आरोप हुआ। और वहां से लेकर शरद पवार की इशारों पर जरांगे पाटिल और उनका आंदोलन देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ब्राह्मण विरोधी राजनीति करता रहा। लेकिन ये चालाकी थी, ये हमने बार बार बताया, हमारे जैसे बहुत विवेचकों ने बार बार बताया कि ये राजनीति बहुत समय चलने वाली नहीं है। एक ना एक दिन उसका खामियाजा पवार को और उनके पीछे दौड़ने वाले जो मराठा आंदोलक है उनको भी भुगतना पड़ेगा। ये मैंने बार बार बोला था और अब ये समय आ चुका है, अब ये समय आ चुका है। और दूसरी बात होती है, आप अगर चालाकी भी करो तो इसके लिए जो आप लड़ाके चुनते हो उनके पास दिमाग भी होना चाहिए। जरांगे पाटिल इतने चालाक नेता नहीं है। हाँ, उनको पब्लिसिटी मिल गई तो उनको नशा हो गई है अब पब्लिसिटी की, और रोज उठकर अलग अलग कुछ भी डिमांडें करते रहते हैं। और इसी तरीके से उनका आंदोलन चलते गया तो शरद पवार का मुखौटा फटने का टाइम आ गया, क्योंकि अब खुद जरांगे पाटिल बोल रहे कि शरद पवार को खुले में जातिगत राजनीति के लिए सामने आना पड़ेगा। शरद पवार निकले थे फडणवीस को टारगेट करने के लिए, निकले थे, उनको शिकार करनी थी ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन संयम दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस चुप बैठे रहे, जो करना था करते रहे, लेकिन मराठा लोगों के खिलाफ उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। और अब आहिस्ते आहिस्ते बाकी बिखरे हुए अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए मराठा नेताओं को शरद पवार को चैलेंज करने की सिचुएशन पैदा हो गई। एक तरफ से मराठा नेता उद्धव शरद पवार को चैलेंज करने लगे और दूसरी ओर से ओबीसी नेता भी महाराष्ट्र के शरद पवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगे। तो शरद पवार देवेंद्र फडणवीस की राजनीति खराब करने निकले थे, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन सिचुएशन कैसे बदलती गई, अब जरांगे पाटिल और उनके आंदोलक भी शरद पवार को कटघरे में खड़ा करने लगे। बहुत महीने पहले की बात है, नामदेवराव जाधव नाम के एक मराठा अभ्यासक है, उन्होंने तो खुले आम पोल खोल कर दी थी शरद पवार की कि मराठा आरक्षण में अगर बाधा खड़ा करने वाला कोई इंसान है तो खुद शरद पवार है। लोगों को दिखाने के लिए वो मराठाओं के नेता है, लेकिन वोट मांगते हुए मराठाओं का नेता होने वाले शरद पवार जब सत्ता मिल जाती है, फायदा हो जाता है, उसके बाद मराठाओं के लिए कुछ करते नहीं। बहुत साल पहले जब आरक्षण का मामला आया था, मंडल आयोग आया था, तब शरद पवार ने ऐसी बाधा और रोड़ा खड़ा कर दिया है कि मराठाओं का आरक्षण मिल भी नहीं सकता। ये नामदेवराव जाधव ने बहुत महीने पहले बोल दिया था, और अब वही बात एक एक करके मराठा नेता बोलने लगे। जब मंडल आयोग आ गया तो उस वक्त पिछड़े वर्गों में मराठा जाति का समावेश हो सकता था,
लेकिन उनको अलग ढकल कर उनको आरक्षण कभी ना मिले, इसकी व्यवस्था खुद शरद पवार ने जब चीफ मिनिस्टर थे तब बना रखी है। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता बाला साहेब सराठे वगैरह ऐसे अन्य मराठा नेता भी बोलने लगे, कुछ तो बीजेपी के हैं लेकिन अलग अलग पार्टियों के या मराठा संगठनों के नेता भी शरद पवार के लिए ये बात बोलने लगे। अब शरद पवार का मुखौटा फट गया, निकले थे देवेंद्र फडणवीस की शिकार करने, लेकिन खुद ऐसी पोजीशन में पहुंच गए कि अलग अलग समाज घटक सामने आकर शरद पवार को जवाब पूछने लगे, जवाब मांगने लगे कि आप जब मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र में थे, सेंटर में थे, सत्ता में थे, तब आपने क्या किया। देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण होने के कारण मराठों को शत्रु बनाया जाता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता है जो मराठा नहीं है, फिर भी पहली बार 2017-2018 में देवेंद्र फडणवीस पहले नेता है जिन्होंने मराठा जाति को एक आरक्षण देने की कोशिश की। जो आरक्षण हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, तो देवेंद्र फडणवीस ने, उनकी सरकार ने हाईकोर्ट में वो आरक्षण बचा कर दिखाया था, सुरक्षित रख के दिखाया था। लेकिन जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे, और शरद पवार ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, और उनकी सरकार ने मराठा आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कोशिश नहीं की। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने दिया हुआ आरक्षण उद्धव ठाकरे और शरद पवार की गवर्नमेंट थी तब खारिज हो गया। उसके बाद भी सरकार बदली, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई, उन्होंने दोबारा आरक्षण दिया है, और शरद पवार जरांगो पाटिल को आगे करके उस आरक्षण में भी बाधाएं पैदा कर रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते 2 साल निकल गए, लेकिन अलग अलग संगठन और पार्टियों में काम करने वाले मराठा नेता समझ चुके हैं कि हमारे आरक्षण की, मराठा जाति के आरक्षण की और कल्याण में बाधा अगर कौन है तो खुद शरद पवार है। और उनको जवाब पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए अलग अलग खेमे में बटे हुए मराठा इकट्ठा होने लगे। एक तरफ से मराठा नेता जवाब पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ से ओबीसी वाले भी पूछने लगे कि आपकी भूमिका क्या है, और शरद पवार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए शरद पवार डर दिखा रहे कि इसमें जातिगत हिंसा और संघर्ष होगा, मणिपुर जैसा होगा। तो शरद पवार का मुखौटा फट गया है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे शरद पवार लोकसभा में अच्छी सीटें ला पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते इनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, ये जो गाना है वैसी हालत शरद पवार की हो गई है। जो चालाकी करते रहे जनता का विश्वास संपादन करने के बजाय शरद पवार हमेशा चालाकी करते रहे, उनके चमचे उनकी चालाकी को ही राजनीति और चाणक्य नीति बोलते रहे। आज शरद पवार इस उम्र के पड़ाव पर अपने ही जाल में फंस गए, और इससे निकलना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि पहली बार शरद पवार को उनका ही जो वोट बैंक माना जाता है, मराठा जाति या मराठा समाज, वो खलनायक के रूप में देखना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव सामने आएगा तो एक तरफ से मराठा जाति के लोग, वोटर, इनको खलनायक मानेंगे, और ओबीसी इनको खलनायक मान चुकी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें। नमस्कार।